नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। हम लोग अनुच्छेदों के क्रम में बात कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग आर्टिकल 145 यानी अनुच्छेद 145 तक बात कर लिए थे। अनुच्छेद 145 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिए थे। अनुच्छेद 1 से लेकर के हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 145 यानी आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 145 तक बात कर चुके हैं। डिटेल में हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं। ठीक, आप इसे अवश्य देखिएगा। आज हम लोग जो टर्न आज हम लोगों का है बात करने की, जो आज नंबर है या फिर कहा जाए जो पारी है, वो किसकी है? आर्टिकल 146 यानी अनुच्छेद 146 क्या है। इसमें हम लोग समझेंगे क्या क्या प्रावधान है और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी क्या मूलतः क्या इसमें बातें कही गई हैं और इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। प्रश्न कई बार आ जाते हैं मैचिंग करने के लिए। आप लोग इसके बारे में भली भांति परिचित होंगे कि मैचिंग करने के लिए आ जाता है, जिससे क्या होते हैं असुविधा हो जाती है अगर आप अनुच्छेदों के बारे में थोड़ी बहुत अगर समझ नहीं रखते हैं या फिर उसका एक कहा जाए कि एक अच्छा नोट्स अगर आप तैयार नहीं किए हैं। तो ये सीरीज जो है ये आपके ही लिए है। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें जो है जीएस में पॉलिटी आता है, जीएस यानी जनरल स्टडीज़ में या फिर जनरल नॉलेज में जो आ जाता है पॉलिटी सेगमेंट जो आ जाता है। पॉलिटी मीन्स क्या हो जाएगा? आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, इंडियन पॉलिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान जो है। ठीक, तो इसमें अगर ये आपके सिलेबस में है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कई बार ये क्या होता है, डायरेक्ट अनुच्छेदों से ही संबंधित प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें ये पहला फला प्रावधान है वो निम्नलिखित में से कौन है। तो आर्टिकल क्या कर देता है, ऑप्शन में दे देता है। प्रश्न कैसे बन जाएंगे? प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि ये निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं संपत्ति का अधिकार किस में था पहले, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। या फिर ये पूछ लिया जाए कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल में है, इस ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और प्रश्न तो ये भी बन जाते हैं कि ये बताइए कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है, तो आप किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो मित्रों आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, आप इसको अवश्य देखिएगा। ठीक, और इसका एक प्रॉपर नोट्स भी बनाइएगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं 146 क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी हैं, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी भी तो होंगे ना, काम उम करना है कि नहीं करना है, उनको जॉब करना है, काम करना है, बहुत सारे काम पड़े रहते हैं। तो इनको कार्य करने के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकारी होते हैं और उसके सेवक भी होते हैं। यानी उच्चतम न्यायालय के ही अधिकारी और सेवक जो होंगे उसके साथ ही साथ उनका व्यय भी तो होगा। अब ये दोनों होंगे, कौन होंगे? अधिकारी हो गए किसके? उच्चतम न्यायालय के। ठीक, हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि अधिकारी की नियुक्ति कैसे होगी। इसके साथ ही साथ जो इसके सेवक होंगे, क्या होंगे? सेवक होंगे। और प्लस हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका व्यय कैसे हो रहा है। यानी इनका जो व्यय है सर्वोच्च न्यायालय का यानी उच्चतम न्यायालय का, वो भारत की किस निधि से जाता है, भारत की संचित निधि से जाता है या फिर राज्य की संचित निधि से जाता है, हम लोग इसके बारे में भी अभी समझते हैं। तो मित्रों आइए हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। क्या है? अनुच्छेद 146 यानी आर्टिकल 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। यानी कि उसके अधिकारी के बारे में हम लोग समझेंगे, उसके सेवक के बारे में समझेंगे और व्यय के बारे में समझेंगे, उनके एक्सपेंडिचर क्या है, उनके खर्च क्या है। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय के अधिकारी तथा सेवकों की नियुक्तियां जो होती हैं, इनको जो रिक्रूट करते हैं, यानी कि इनको जो एक प्रकार से कहा जाए रिक्रूट करते हैं, इनको नियुक्त करते हैं, इनको पद जो देते हैं, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही होता है। ठीक, पहला तो कंडीशन आप ये समझिएगा, इनके जो अधिकारी होंगे इनको कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वही इनको क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, पहले तो ये आप समझिएगा। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय क्या नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, तो ये अपनी जगह कोई ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, इस कार्य के लिए सौंप सकते हैं। ये कार्य क्या कर सकते हैं, उसे सौंप दे सकते हैं। ठीक, या फिर मान लीजिए अगर ये नहीं है तो इनके जगह पे अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश क्या करेगा, ये कार्य करेगा। कौन करेगा? इनको अधिकारी को क्या करेगा, उनको पद प्रदान करेगा। परंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि
वह न्यायालय से संबंधित किसी पद पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके नियुक्ति करने का प्रावधान कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, मामला थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है। पेचीदा कैसे हो रहा है कि बात यहाँ पर हो रही कि अधिकारी जो हैं इनकी नियुक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो कोई एक ऐसा न्यायाधीश होगा जो इनकी नियुक्ति कर देगा। लेकिन बात इसमें यह आ जाती है कि राष्ट्रपति को भी इसमें कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं। ये अधिकार उसको ऐसे हैं कि अगर वो चाहे तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी से क्या कर सकता है, वो परामर्श करके इसके लिए अलग से प्रावधान ला सकता है। किसके लिए? इन अधिकारी के लिए। आप इस बात को समझिएगा कि हम लोग पहले तो ये समझें कि इनकी नियुक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं। अगर ये नहीं है तो कोई अन्य न्यायाधीश करेगा। बात ये आ गई कि राष्ट्रपति इसमें आ रहे हैं, बीच में राष्ट्रपति भी आ गए कि राष्ट्रपति को भी कुछ राइट्स हैं। राष्ट्रपति को ये राइट्स है, ये यूपीएससी से क्या कर सकते हैं, यूपीएससी से क्या कर सकते हैं, परामर्श करके प्रावधान ला सकते हैं। आप इस बारे में अवश्य समझिएगा। ठीक, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि संसद को यह अधिकार है कि वह समय समय पर उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों आदि की सेवा शर्तों को निर्धारित कर सकता है। ये क्या मतलब हो गया कि संसद, देखिए अभी हम लोग किसके बारे में बात किए हैं, अभी तो हम लोग बात किए मुख्य न्यायाधीश इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, किसमें, अधिकारी के पद से संबंधित, इनके जो इनको नियुक्ति से संबंधित हो राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश थे। अब संसद आ गई। संसद क्या कर रही है, इनकी सेवा शर्तों पर, यानी कि ये कैसे सेवा देंगे अपने, इनके सेवा शर्तें जो होंगी इनके बारे में निर्धारण कौन करेगा, कौन करेगा, संसद को यह राइट्स है, संसद क्या है, अधिकार है कि इनके जो सेवा शर्तें होंगी, इनके क्या होंगे, सेवा शर्तें। सेवा शर्तें मतलब यहाँ पे केवल ये मत समझिएगा कि अधिकारी से यहाँ सेवक को भी ले लिया जाएगा, यानी जो सेवक होंगे, अधिकारी होंगे, सेवक होंगे, इन दोनों की जो सेवा शर्तें होंगी इनका भी निर्धारण किसके द्वारा होगा, इन सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा होगा, पार्लियामेंट के द्वारा होगा, संसद के द्वारा होगा। ठीक, परंतु शब्द आ गया। ये परंतु कैसा शब्द होता है, एक प्रकार से शर्त ला देता है। कहीं पर भी परंतु शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए कुछ न कुछ यहाँ पे शर्त जरूर आएगा। कैसे शर्त आएगा कि इसके वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के संबंध में राष्ट्रपति की अनुमति की क्या होगी, अपेक्षा होगी। यानी तो सेवा शर्तें तो आपने निर्धारित कर दिया, संसद महोदय ने क्या कर दिया, सेवा शर्तें इन दोनों की निर्धारित कर लिया, उनको राइट्स मिला था। लेकिन जब बात आ जाती है पेंशन, वेतन, भत्ते और पेंशन की जब बात आती है तो यहाँ पर ये होता है कि हमें राष्ट्रपति की भी क्या ले लेनी चाहिए, राय ले लेनी चाहिए, उनकी सहमति ले लेनी चाहिए, उनसे अनुमति ले लेनी चाहिए। कैसे, जैसे आप कोई कार्य करने जा रहे हों, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने दादाजी या फिर अपने फादर मदर से क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं, अनुमति लेते हैं। एक प्रकार उनसे अनुमति की क्या करते हैं, अपेक्षा करते को हमें अनुमति दें तो हम कार्य को प्रारंभ करें। एक प्रकार से यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि संसद क्या कर रही है, इनकी सेवा शर्तें तो निर्धारित कर रही है, लेकिन जब बात आ जाती है वेतन, भत्ते और पेंशन की, तब इस स्थिति में ये होता है कि राष्ट्रपति महोदय की क्या होती है, उनकी अनुमति की क्या की जाती है, अपेक्षा की जाती है। ठीक, बात ये हो गई। अब आइए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बात ये दोनों तो हो गई इन दोनों खंडों की। इन दोनों खंडों में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। ठीक, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के सभी प्रशासनिक व्यय, प्रशासनिक व्यय का मतलब क्या होगा कि वहाँ पर जो भी खर्च होंगे, जो सरकारी खर्च होंगे, ठीक, जैसे वेतन, भत्ते, पेंशन भारत के संचित निधि से प्रदान किए जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे सर ये भारत के संचित निधि क्या होती है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर होंगे तो आप ये बात अवश्य जानते होंगे कि आपके ही इस चैनल पर भारतीय राज्य व्यवस्था से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। किस नाम से, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें मैंने ये इस सारे निधियों, ये तीनों जो निधियां हैं, भारत के संचित निधि जो हैं, प्राक्कलन निधि जो है, और भी प्राक्कलन समिति भी है, और भी कई सारे निधियों के बारे में, राज्य की जो निधियां होती हैं जितने प्रकार की होती हैं, आकस्मिक निधि होती हैं, अनुपूरक निधि होती, क्या क्या होती हैं, उन सारे के बारे में हम लोगों ने डिटेल बात कर लिया है। बस आप यहाँ पर ये समझिएगा कि जो उच्चतम न्यायालय के जो प्रशासनिक व्यय होंगे, वेतन, भत्ते, पेंशन, ये सारी चीज़ें कहाँ से खर्च की जाएंगी, भारत के संचित निधि से खर्च की जाएंगी। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हालांकि कई बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है।
आप इसको क्या करिएगा, आप इसको ज़रूर समझिएगा और इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आपको एक बात और मज़ेदार लगेगी, जब हम लोग राज्यपाल जब पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, जब हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि राज्यपाल का जो वेतन होता है, वेतन जो होता है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन जब उसके पेंशन होते हैं उसको कहाँ से दिए जाएंगे, भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्या लॉजिक है, उसके बारे में हम लोग जब आएंगे राज्यपाल से संबंधित, जब हम लोग अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एकदम डीपली और डिटेल समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।